स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। तो इसमें हम आपको डेली एमसीक्यूज कराते हैं और साथ ही साथ उन एमसीक्यूज जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ऐसे ही हमारे इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रथा भूमि के अपघात को रोकने में सबसे प्रभावी है? ऑप्शन ए है हमारा मोनोकल्चर फार्मिंग, ऑप्शन बी है हमारा कंजर्वेशन टिलेज, ऑप्शन सी है हमारा इंटेंसिव इरिगेशन या ऑप्शन डी है हमारा केमिकल फर्टिलाइजेशन। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। ऑप्शन ए है हमारा मोनोकल्चर फार्मिंग, ऑप्शन बी है हमारा कंजर्वेशन टिलेज, ऑप्शन सी है हमारा इंटेंसिव इरिगेशन, ऑप्शन डी था हमारा केमिकल फर्टिलाइजेशन। अब हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए कभी भी आप एमसीक्यूज को वो करते हैं, एमसीक्यूज दिया जाता है। अब तो मोस्टली सारी जितने भी एग्जाम है सब में एमसीक्यूज का ही होता है मोस्टली, जो है ट्रेंड है। लेकिन आप इसमें एक मेथड जो एमसीक्यू का वो सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि जो भी ऑप्शन बिल्कुल ही उससे रिलेट नहीं करते आप उसको एलिमिनेट कर दो, मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा। तो आपके पास क्या होंगे, इस हिसाब से ऑप्शंस कम हो जाएंगे, जिस वजह से आप क्या है सही जो सही ऑप्शन है वो चुनने के लिए आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिसमें कि अब हमसे इसमें पूछा गया है प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, क्या मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कौन सी जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। देखिए मोनोकल्चर फार्मिंग में सिर्फ सिंगल क्रॉप को सोन किया जाता है। तो क्या होता है इससे, क्या सॉइल कंजर्व होगी? उतना असर नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सी इंटेंसिव इरिगेशन। अब हम ज्यादा इरिगेशन करेंगे या ज्यादा सिंचाई दे देंगे खेतों को, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, जो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा अगर इंटेंसिव इरिगेशन करेंगे हम तो। केमिकल फर्टिलाइजेशन का तो कोई लेना देना है ही नहीं इनमें। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? बचा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब हम जानते हैं इन जितने भी टर्म्स दिए उनके बारे में डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले आता है मोनोकल्चर फार्मिंग। Monoculture farming refers to the agriculture practice of growing a single crop species over variety on the same piece of land over consecutive season or years. Consecutive seasons मतलब होता है लगातार, सीजन मतलब मौसम। लगातार क्या कर रहे हैं आप, एक ही तरीके की फसल को ग्रो कर रहे हैं सालों से और एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में। तो क्या होगा, जो ये मोनोकल्चर फार्मिंग है वो क्या करेगी, ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें कि हम सिंगल क्रॉप स्पीसीज या एक सिंगल वैरायटी को क्या करते हैं, एक ही सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाते हैं कई सालों तक। तो क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, मोनोकल्चर फार्मिंग बोलते हैं। तो जो मोनोकल्चर सिस्टम है, लार्जली एरियाज ऑफ लैंड आर डेडिकेटेड टू कल्टिवेटेड वन स्पेसिफिक क्रॉप। सेम चीज है, जैसे कि कॉर्न उगा रहे हो तो आप उस पे फील्ड पे सालों से कॉर्न ही उगा रहे हो, वीट या सोयाबीन उगा रहे हो। दिस अप्रोच इज ऑफन यूज्ड इन कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। ये किस लिए, किस अप्रोच में यूज होता है, ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में यूज होता है इसकी सिंप्लिसिटी के कारण और एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। However, monoculture farming can lead to several challenges. Monoculture farming के अगर फायदे हैं तो अपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं। जैसे कि क्या, अब मान लीजिए आपको क्या आप एक ही क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड पे उगाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे जो लैंड है उसका न्यूट्रिएंट क्या होगा, न्यूट्रिएंट लेवल डिप्लीट हो जाएगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे लैंड में से जितने भी न्यूट्रिएंट है वो निकल जाएंगे। तो जो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होगा, इंक्रीज हो जाएगी ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, पेस्ट और डिजीज का जो अटैक होगा वो भी बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होगा। साथ ही साथ लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी का, मतलब कोई और जीव वहां पे पनप ही नहीं पाएगा। क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन ये क्या है, कॉमन स्ट्रेटेजीज हैं जिसको यूज किया जाता है ताकि जो ये नेगेटिव इंपैक्ट्स मैंने आपको बताए कि न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू पेस्ट एंड डिजीज, इसको क्या कर सके, कम कर सके। तो ये
किसको तो ये मोनोकल्चर फार्मिंग के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कौन कम कर सकता है? क्रॉप रोटेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये टेक्निक्स जो हैं वो ये कॉमन मेथड हैं जिसको यूज किया जाता है मोनोकल्चर फार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन टिलेज की। देखिए, कंजर्वेशन टिलेज रेफर टू अ सेट ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस दैट मिनिमाइज सॉइल डिस्टर्बेंस। इसमें क्या होता है, हम सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, एंड इरोजन, जिस वजह से क्या होता है, इरोजन कम होता है, वाइल प्रमोटिंग द सॉइल हेल्थ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम सॉइल को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सॉइल पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं या उसकी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। उसके हेल्थ पे ध्यान देने के साथ साथ हम सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अनलाइक कन्वेंशनल टिलेज which involve intensive soil cultivation through plowing, harrowing and disking. कंजर्वेशन टिलेज, देखिए कन्वेंशनल टिलेज में क्या होता है, काफी ज्यादा सॉइल पे एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जुताई होना, हैरोइंग होना, डिस्किंग होना। लेकिन ये जो कंजर्वेशन टिलेज मेथड में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं, इसका मेन एम यही है कि जो सॉइल को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए, कम से कम मृदा मिट्टी को छेड़ा जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिसेस इंक्लूड नो टिल फार्मिंग। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि नो टिल फार्मिंग, जिसमें कि हम जुताई नहीं करते हैं, जो रेसिड्यूज हैं उसी के ऊपर क्या करते हैं, हम अपनी दूसरी क्रॉप सोन कर देते हैं। मिनिमम टिलेज करना, कम से कम मिट्टी को छेड़ना, ठीक है। रिड्यूस टिलेज, these practices help retain soil structure, organic matter and moisture, reduce soil erosion and preserve beneficial soil organism। अब ये प्रैक्टिस किस चीज में काम आती है? प्रैक्टिस काम आती है सॉइल स्ट्रक्चर को बनाए रखने में, ऑर्गेनिक मैटर जो है सॉइल में उसको मेंटेन करने में, और साथ ही साथ मॉइस्चर को मेंटेन करने में, और सॉइल इरोजन कम करने में। और साथ ही साथ ये किसको प्रिजर्व करते हैं? बेनिफिशियल सॉइल ऑर्गेनिज्म है उनको भी प्रिजर्व करने में ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कंजर्वेशन टिलेज इज ऑफन कंबाइंड विद अदर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट टू फर्दर एनहेंस सॉइल कंजर्वेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब कंजर्वेशन टिलेज को अलग अलग हम क्रॉपिंग मेथड या क्रॉप रेसिड्यू के साथ अगर मैनेजमेंट करें उसका, उसके साथ में, तो क्या होता है, सॉइल की जो हेल्थ होती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और साथ ही साथ सॉइल कंजर्व हो पाती है। इंटेंसिव इरिगेशन में क्या होता है? इंटेंसिव इरिगेशन रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप इन एग्रीकल्चर फील्ड थ्रू आर्टिफिशियल मींस सच एज स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। इंटेंसिव इरिगेशन का मतलब होता है कि हम क्या करें, जिसमें कि हम पानी को सप्लाई करें, मतलब आपकी ने जो फसल लगाई है उसको पानी देना, उसको पानी देना किस तरीके से? आर्टिफिशियल मींस से। मतलब रेनफॉल क्या है, एक नेचुरल वे है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको खुद किसके थ्रू? स्प्रिंकलर के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, फ्लड इरिगेशन के थ्रू, अलग अलग इरिगेशन मेथड के थ्रू क्या कर रहे हो, पानी दे रहे हो। तो जब हम अपनी तरफ से दे रहे हैं तो वो क्या है, आर्टिफिशियल कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? इंटेंसिव इरिगेशन कहलाता है। दिस अप्रोच इज यूज्ड टू सप्लीमेंट नेचुरल रेनफॉल एंड इंश्योर एडिकेट मॉइस्चर लेवल ऑफ क्रॉप ग्रोथ स्पेशली इन रीजन विद लिमिटेड और अनरिलायबल प्रेसिपिटेशन। ये मेथड वहां यूज होते हैं जहां पे क्या होता है, नेचुरल रेनफॉल कम होती है, तो वहां पे क्या होता है, सॉइल में क्रॉप प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए, ताकि क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो, तो ये वहां पे यूज किया जाता है। यहाँ पे जहां पे प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश जो होती है वो हो अनरिलायबल हो, मतलब हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो, बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वहां पे फसल नहीं उगाएंगे। तो हम आर्टिफिशियल मीन से इरिगेशन, आर्टिफिशियल मीन से पानी देना ही इरिगेशन कहलाता है, जिसे बोलते हैं सिंचाई करना। तो ये मेथड जो होते हैं ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को क्रॉप में जो क्या है मेंटेन करवा के रखते हैं सॉइल मॉइस्चर को। साथ ही साथ इंटेंसिव इरिगेशन अलाउ फार्मर टू कल्टीवेट क्रॉप इन एरिड और सेमी एरिड एनवायरनमेंट। अब इसी इंटेंसिव इरिगेशन की वजह से क्या होता है, जो फार्मर है, जो हमारा किसान है, वो क्या बंजर, वो सॉरी एरिड, जो सूखाग्रस्त जो जगहें होती है वो, और सेमी एरिड एनवायरनमेंट में भी अच्छी फसल उगा लेते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छी ईल्ड आती है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है। उनसे भी अच्छी होती है जहां पे रेनफॉल बहुत अच्छी तरीके से होती है, जहां पे रेनफॉल के रेन फेड इरिगेशन होता है, सॉरी रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, वहां से भी अच्छा वहां यहाँ पे हो जाता है, जहां पे आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन का यूज होता है, ठीक है। तो हाउएवर इंटेंसिव इरिगेशन कैन लीड टू वाटर स्कैर्सिटी। अब देखिए इसके भी अपने ड्रॉबैक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं तो इससे क्या हो सकता है, एक तो पानी की कमी हो सकती है, साथ ही साथ सॉइल सैलिनिटी बढ़ सकती है, डेप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर पानी है उसमें कमी हो सकती है, साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो सकता है अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज करके ना चलें। एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक
water conservation measure or proper waste management practice are essential for mitigating the negative impact of intensive irrigation। मतलब ये कि जो भी efficient, ये देखिए हम सिंचाई कर रहे हैं पर सिंचाई का तरीका वो तरीका अपनाएं जिसमें कि पानी की कम से कम खपत हो और साथ ही साथ पूरी की पूरी फील्ड भी क्या हो जाए, सिंचाई हो जाए उस फील्ड पे भी। वाटर को बचाने के अलग अलग तरीके और साथ ही साथ उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, इन सब तरीके अगर हम यूज करते हैं तो जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है इंटेंसिव इरिगेशन को, उसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजेशन का मतलब तो पता ही है कि केमिकल क्या करना, केमिकल का यूज करना कहाँ पे, फील्ड में। केमिकल फर्टिलाइजेशन क्रॉप में, ताकि ये क्या करते हैं, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है टू एग्रीकल्चर क्रॉप टू सप्लाई एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ताकि हम क्या कर सके, क्रॉप्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा सके, जैसे कि नाइट्रोजन है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो फर्टिलाइजर होते हैं आर मैन्युफैक्चर यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड कंटेन कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आर रेडिली अवेलेबल टू प्लांट्स। और ये क्या होते हैं, फर्टिलाइजर ऐसे बने होते हैं इंडस्ट्री में कि ये क्या होते हैं, मतलब प्लांट आप इसका अप्लाई करते हो फील्ड में और प्लांट को इसे किसी तरीके से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली इसका यूज कर लेता है प्लांट। तो जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं इस कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर, ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में यूज होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, ताकि मिट्टी की फर्टिलिटी को बूस्ट कर सके, सॉरी मिट्टी की फर्टिलिटी को एनहेंस कर सके, बूस्ट कर सके क्रॉप यील्ड को, साथ ही साथ इंप्रूव कर सके क्रॉप की क्वालिटी को, फसल की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सके। However, over reliance on chemical fertilization can lead to nutrient imbalance। अब अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स पे ज्यादा डिपेंड करते हैं तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वो क्या दिक्कत हो सकती है, एक तो न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो सकते हैं, साथ ही साथ मिट्टी पे बहुत नुकसान होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे भी इसका बहुत बुरा असर होता है। सस्टेनेबल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना, कवर क्रॉप्स का यूज करना, क्रॉप रोटेशन करना, साथ ही साथ सॉइल अमेंडमेंट्स का यूज करना, क्या की जाती है, इसमें रिकमेंड की जाती है ताकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को, किसके नेगेटिव इम्पैक्ट को, केमिकल फर्टिलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकें और जो मिट्टी की हेल्थ है उसको प्रमोट कर सकें, प्रमोट लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। तो समझ में आया आपको? अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड यूज्ड टू एस्टिमेट सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा की नमी साझा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। सबसे पहला आता है सॉइल पीएच टेस्टिंग, दूसरा आता है टेंशियोमीटर मेजरमेंट, लीफ एरिया, तीसरा है हमारा लीफ एरिया इंडेक्स असेसमेंट, और साथ ही साथ डी है हमारा नाइट्रोजन कंटेंट एनालिसिस। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टेंशियोमीटर मेजरमेंट। क्या होगा? टेंशियोमीटर मेजरमेंट इज द करेक्ट वन। सॉइल पीएच टेस्टिंग, लीफ एरिया इंडेक्स असेसमेंट और नाइट्रोजन कंटेंट एनालिसिस, ये अलग अलग तरीके हैं अलग अलग चीजों को क्रॉप्स की एग्रीकल्चर में नापने के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इन सब पॉइंट्स को डिटेल में। देखिए जो सॉइल पीएच टेस्टिंग होती है उस वो क्या है, देखिए इसके नाम में ही पीएच आ रहा है तो सीधी सी बात है इसमें हम क्या करते हैं, पीएच को टेस्ट करते हैं, मिट्टी का पता लगाते हैं कि ये एसिडिक है या फिर सलाइन है या फिर कैसी न्यूट्रल है, कैसी है। तो देखिए सॉइल पीएच टेस्टिंग इज अ मेथड यूज्ड टू मेजर द एसिडिटी और अल्कलाइनिटी ऑफ सॉइल। इट इन्वॉल्व यूजिंग पीएच मीटर और पीएच टेस्टिंग किट्स टू डिटरमाइन। इसमें क्या करते हैं, देखिए या तो पीएच मीटर का यूज करते हैं या फिर पीएच किट आती है, टेस्टिंग किट आती है, ताकि क्या कर सके हम पीएच लेवल जान सके मिट्टी का। सॉइल पीएच क्या है, एक एसेंशियल फैक्टर है फॉर डिटरमाइनिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट एंड सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटी। पीएच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेंशियल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये पता लगाने के लिए कि प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट सॉइल में मौजूद है वो ठीक है कि नहीं है, या फिर सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी कैसी है। मोस्ट प्लांट क्या होते हैं, हैव स्पेसिफिक पीएच रेंज इन विच दे थ्राइव। कुछ कुछ प्लांट्स के लिए अपना एक अलग ही पीएच लेवल होता है जिसमें कि वो क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। अगर उन्हें वो पीएच लेवल मिट्टी का नहीं मिल पाता है तो वो वहां पे सरवाइव या जीवित नहीं रह पाते हैं।
तो जो सॉइल पीएच टेस्टिंग होती है वो हेल्प करती है फार्मर्स को, गार्डनर्स को, और मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट सॉइल अमेंडमेंट एंड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन टू मेंटेन ऑप्टिमम पीएच लेवल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब जब हम पीएच टेस्टिंग कराते हैं, हमारे गार्डनर्स हैं, हमारे किसान हैं, हमारे माली लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, जब पीएच टेस्टिंग कराते हैं तो उन्हें ये पता लग पाता है कि हमारी मिट्टी को किस केमिकल की जरूरत है, किस फर्टिलाइजर की जरूरत है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, सॉइल पीएच टेस्टिंग इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं टेंशियोमीटर मेजरमेंट की। देखिए, जो टेंशियोमीटर मेजरमेंट क्या है, टेंशियोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को नापने के लिए, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉइल वाटर्स अवेलेबिलिटी टू प्लांट, कि मिट्टी में कितनी नमी है, कितना पानी है, ये पता लगाने के लिए हम टेंशियोमीटर का यूज करते हैं। They consist of porous ceramic cup connected to a water filled tube and a vacuum gauge। देखिए, इसके बारे में मैंने आपको, जो टेंशियोमीटर है इसके बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इसमें आपको सिर्फ पढ़ के बता देता हूं कि जो टेंशियोमीटर है उसमें एक सिरेमिक कैप कप होता है, वाटर फील्ड होता है जिसमें कि ट्यूब होती है एक, और वैक्यूम गॉज होता है। तो जो ये सॉइल मॉइस्चर डिक्रीज होता है, जो टेंशन जो रिक्वायर होती है वाटर जब, तो क्या होता है, जो टेंशन रिक्वायर्ड टू पुल वाटर इनटू द सिरेमिक कप इंक्रीजेस, तो जो सिरेमिक कप में जो प्रेशर है, जो वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, विच रिफ्लेक्टेड ऑन द गॉज, जो गॉज होता है उस पर रिफ्लेक्ट करता है। टेंशियोमीटर मेजरमेंट क्या करता है, हेल्प करता है फार्मर्स को, किसानों को और इरिगेशन स्पेशलिस्ट को, कि वो मॉनिटर कर सके सॉइल मॉइस्चर लेवल इन रियल टाइम, enabling them to optimize irrigation schedule and water management practices to avoid both water stress and water logging। इसमें इस मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी जो फसल है उसको पानी की कितनी आवश्यकता है, कहीं उसमें वाटर एक्सेस में तो नहीं है, कहीं इतना पानी हो कि वो पानी मतलब पानी की इतनी जरूरत ना हो फिर भी हम उसे पानी दिए पड़े तो भी पौधा जो हमारी फसल उसको नुकसान हो सकता है, या फिर इतना तो कम नहीं है कि हमारे पौधे में इतनी पानी की कमी हो गई कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो टेंशियोमीटर क्या करते हैं, ये वाटर जो सॉइल में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर टेंशन को जानने में मदद करता है, ताकि जो सॉइल में जो वाटर मौजूद है कितना अवेलेबल है प्लांट के लिए, ये जानने के लिए मदद करता है। अब हम बात करते हैं लीफ एरिया इंडेक्स असेसमेंट। अब जो लीफ एरिया इंडेक्स असेस मैनेजमेंट है ऑफ द टोटल, इसमें क्या करते हैं, जो टोटल लीफ सरफेस एरिया लेते हैं पर यूनिट ग्राउंड एरिया इन अ कैनोपी, कैनोपी का जितना भी एरिया उसको मैनेजर करते हैं। इट इज कॉमनली एसेस यूजिंग टेक्निक सच एज लीफ एरिया मीटर। अब इसका कैसे यूज करते, कौन सी टेक्निक यूज होती है, जैसे कि लीफ एरिया मीटर्स का यूज करते हैं, हेमिस्फेरिकल फोटोग्राफी लेते हैं, या फिर सैटेलाइट इमेजरी लेते हैं। तो जो लीफ एरिया इंडेक्स मैनेजमेंट इंडेक्स असेसमेंट है, लीफ एरिया इंडेक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन एग्रीकल्चर, कृषि में इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है। एंड इकोलॉजी एज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैनोपी स्ट्रक्चर। कैनोपी क्या होता है, किसी भी क्रॉप्स की जो वो जो होता है, ये जो ग्रीन पार्ट होता है ऊपर का, वो क्या कहलाता है, कैनोपी कहलाता है। जो अपर पोर्शन होता है, जैसे ये एक पेड़ है, ये मैंने आपको एक पेड़ बना के दिखाया, तो जो ये ऊपर का जो पोर्शन होगा ये उसकी क्या होगी, कैनोपी होगी। क्या कहलाती है, कैनोपी कहलाती है। इससे ये हमें पता चलता है कि कैनोपी स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें से लाइट कितनी आ रही है, कितनी फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है प्लांट की, ये भी इससे पता चल जाता है। बाय मेजरिंग लीफ एरिया इंडेक्स, रिसर्चर और फार्मर्स कैन एस्टिमेट प्लांट ग्रोथ। अब देखिए कितना जरूरी है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, या आप इसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, तो जैसे कि हमारे रिसर्चर हैं, हमारे किसान भाई हैं, तो वो क्या करते हैं, इससे ये पता लगा लेते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कैसी है, उसमें प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, साथ ही साथ कैनोपी की हेल्थ के बारे में पता चल जाता है। विच इन्फ्लुएंस क्रॉप मैनेजमेंट डिसीजन, जिस वजह से क्या होता है, इसको मद्देनजर रखते हुए क्रॉप्स के लिए या हमारी फसल के लिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है। जैसे कि इसमें कितनी फर्टिलाइजर का यूज होना है, पेस्ट कंट्रोल कैसे होना है, किस तरीके का मतलब कि कौन सा मेथड हम यूज करें, करें ना भी करें, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से करनी है। तो ये लीफ एरिया इंडेक्स असेसमेंट अगर आप कर लेते हो तो ये सब चीजें आप जान जाते हो। नाइट्रोजन कंटेंट एनालिसिस, अब सीधी सी बात है, इसमें तो नाइट्रोजन आ रहा है, तो सीधा सा मतलब इसका ये बनता है कि हम नाइट्रोजन कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल। मतलब ये कि मिट्टी में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके बारे में पता लगाना ही नाइट्रोजन कंटेंट एनालिसिस कहलाता है।
और प्लांट टिश्यू सैंपल्स इट कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड, ये इसको भी कई अलग अलग मेथड से करा जाता है, जैसे कि जेदल डाइजेशन, डूमास कंबशन और स्पेक्ट्रो फोटोमेट्रिक टेक्निक। देखिए जेदल डाइजेशन, ड्यूमास कंबशन और क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक, ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे कि आप पता लगा सकते हो कि हमारी सॉइल्स में, हमारी जो मिट्टी है उसमें कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और एंड इज ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, और बहुत ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का। बाय एनालाइजिंग नाइट्रोजन कंटेंट फार्मर क्या करते हैं, एसेस करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। अब देखिए ना, जब आपको पता है कि हमारी मिट्टी में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो आप ये उस हिसाब से ही फर्टिलाइजर का यूज करेंगे मिट्टी में। अगर कम है तो थोड़ा उसका जो डोज है वो बढ़ा देंगे, अगर ज्यादा है तो उसके डोज को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे ये होगा कि एक तो देखिए प्लांट पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, साथ ही साथ जो हमारी मिट्टी है वो भी सेफ रहेगी। इस इसको भी अगर आप ये भी अगर टेक्निक हो, सॉरी ये भी अगर नाइट्रोजन कंटेंट पता चल जाए फार्मर्स को, तो उससे ये फार्मर पता लगा सकते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी किस किस की है, या न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस तो नहीं है। साथ ही साथ ये भी पता चल जाता है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन कितना करें टू ऑप्टिमाइज क्रॉप यील्ड, और साथ ही साथ क्वालिटी वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि इन्वायरमेंटल लीचिंग, सॉरी नाइट्रोजन लीचिंग और रन ऑफ ना हो। अगर देखिए ना, अगर आप एक्सेस में नाइट्रोजन का यूज करते हैं और फिर आप उसमें इरिगेशन देते हैं, तो वो क्या करेगा, जब एक्सेस में तो प्लांट उसका यूज तो करेगा नहीं, तो वो क्या होगा, मिट्टी में पड़ा रहेगा। अब जब आप उसे इरिगेट करोगे अपनी फील्ड को, तो वो क्या करेगा, पानी के साथ या तो ग्राउंड वाटर को जाके कंटामिनेट करेगा, मिला देगा, उसमें मिल जाएगा उसमें। तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर हार्मफुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा हमारे कंजप्शन के लिए, क्योंकि उसमें जाके केमिकल नाइट्रोजन मिल गया है। अगर वो क्या होगा, मिट्टी पे है, तो वो मिट्टी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर क्या करता है वही पानी, अगर वो किसी मान लीजिए वो फील्ड से होता हुआ किसी तालाब में जा रहा है, तो वो उस तालाब को भी पल्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे लिए होता है, एक इंसान का शरीर होता है, उसमें अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। अगर मान लीजिए मुझ में फैट ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, तली हुई चीजें कम कर दूंगा, तो मैं क्या होगा, नॉर्मल हो जाऊंगा। अगर मैं वो कम नहीं करता हूं, तो क्या होगा, मेरे शरीर पे बुरा असर होगा। लेकिन अगर वही चीज कम हो जाती है तो भी मुझे दिक्कत है। तो ये सब चीजें, जैसे हमारे शरीर में हर चीज का एक बैलेंस है, वो मेंटेन होता है। तो उसके लिए भी एक हमारे शरीर क्या करता है, अलग अलग सिम्टम्स देता है। तो ऐसे ही प्लांट्स के साथ होता है, अगर हम उसको न्यूट्रिएंट बैलेंस नहीं करेंगे, तो हमारे साथ वो क्या करता है, क्रॉप को तो नुकसान देता ही देता है, साथ ही साथ जो पूरा इन्वायरमेंट है उस तक को अफेक्ट कर देता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन होती है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे हम, हाँ मैं तो भूल गया, आपको टेंशियोमीटर के बारे में मुझे बताना था। तो देखिए टेंशियोमीटर देखिए ऐसा होता है, जिसमें कि देखिए ये गॉज लगा हुआ है, और ये देखिए ये ट्यूब है इनकी, ये गॉज लगा हुआ है, जिससे ये पता चल जाता है, यही जो है यही दर्शाता है कि रीडिंग देता है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए जो टेंशियोमीटर होता है वो वर्क करता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी, अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि टेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से सिद्धांत पे टेंशियोमीटर काम करता है, तो वो काम करता है प्रिंसिपल ऑफ कैपिलैरिटी। दे कंसिस्ट ऑफ सील्ड वाटर फिल्ड ट्यूब, इसमें देखिए वाटर भरा होता है, वाटर फिल्ड ट्यूब कनेक्टेड टू अ पोरस सिरेमिक कप और टिप। देखिए ये ट्यूब है, यहां एक कप होता है, द सिरेमिक कप इज ब्यूरिड इन द सॉइल एट द डिजायर्ड डेप्थ। अब ये क्या किया जाता है, जो ये सिरेमिक कप को ही क्या किया जाता है, जितनी आपको जानना है, जितनी डीप तक जाना है उतने डीप तक क्या करते हैं, इसको अंदर तक डाला जाता है मिट्टी में। विद इन द, कम से कम उतना तो डाला ही जाता है जितना कि प्लांट का रूट जोन होता है, within the plant root zone. As the soil moisture decrease due to plant water uptake or evaporation, tensio और negative pressure develop within the soil pores. अब मान लीजिए कि पानी की कमी है रूट जोन में, जो रूट है जहां पे प्लांट की, वहां पे पानी की कमी है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा, किसमें, विद इन द सॉइल पोर्स में। तो जो ये नेगेटिव टेंशन होगी ना, दिस टेंशन कॉज वाटर टू बी ड्रॉन आउट ऑफ द टेंशियोमीटर सिरेमिक कप। तो वो क्या करेगा, सिरेमिक कप से पानी खींचने की कोशिश करेगा। तो जो ये सिरेमिक कप होगा उसमें से पानी खींचेगा,
तो जिस वजह से क्या होगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन वाटर लेवल विद इन द ट्यूब, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर लेवल होगा ट्यूब में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर पानी जो रूट जोन में पानी कम है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप उसमें पानी दोगे तो वो पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा तुरंत ही। ठीक वैसे ही टेंशियोमीटर के जो नीचे जो ये ट्यूब में ये कप लगा हुआ है, इसमें पानी भरा होता है। अब वो क्या करता है, कहाँ गया, देखिए इसमें पानी अब इसको क्या करा जाता है, प्लांट की रूट जोन में डाला जाता है, डेप्थ तक डाला जाता है। तो क्या करता है, ये प्लांट जो होता है वो क्या करता है, जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से एक नेगेटिव, वो क्या होता है, पानी जो होता है सिरेमिक कप में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है विद इन द ट्यूब। अब इसके कंपोनेंट क्या क्या है, किन किन कंपोनेंटों से बना हुआ है, एक तो पोरस सिरेमिक कप या फिर टिप बोल लो, ये रहा। दिस पार्ट इज कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, इसी का कॉन्टेक्ट आता है सॉइल में, सॉइल से यही कॉन्टेक्ट में आती है, साथ ही साथ अलाउ करती है वाटर मूवमेंट विद द सॉइल एंड द टेंशियोमीटर। इसी से ही क्या होता है, सॉइल का जो वाटर मूवमेंट है वो क्या कर पाता है, मेंटेन होता है, अलाउ करता है पानी मिट्टी से सॉरी सॉइल से टेंशियोमीटर, टेंशियोमीटर से सॉइल में जा पाए। वाटर फिल्ड ट्यूब होती है, द ट्यूब इज कनेक्टेड टू द सिरेमिक कप एंड कंटेन वाटर, द वाटर लेवल इन द ट्यूब चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू सॉइल मॉइस्चर टेंशन। और साथ ही साथ एक वैक्यूम गॉज होता है, ये गॉज अटैच होता है ट्यूब से, ट्यूब मेजर द चेंजेस इन द वाटर लेवल, ये क्या करता है, मेजर कर लेता है कितना वाटर लेवल कम है, इंडिकेटिंग द सॉइल मॉइस्चर टेंशन, क्या करता है, इंडिकेट कर देता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को। ये जो गॉज लगा हुआ है, ये जो मीटर जैसा लगा हुआ है, ये ठीक है। तो जो मेजरमेंट, तीसरा क्या आता है, मेजरमेंट रेंज। अभी इसको जो भी होता है एक यूनिट से नापा जाता है। अब वो यूनिट क्या है, टेंशियोमीटर जो टिपिकली मेजर करता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन विद इन द रेंज ऑफ 0 टू -100 सेंटीबार या किलो पास्कल तक क्या करता है, मेजर करता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी रेंज तक ये टेंशियोमीटर क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। तो ये 0 टू -100 सेंटीबार या फिर किलो पास्कल तक कर सकता है। एज सॉइल मॉइस्चर टेंशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे सॉइल मॉइस्चर की टेंशन इंक्रीज होती है, इंडिकेटिंग ड्रायर सॉइल कंडीशन। तो जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगी मतलब क्या है, सॉइल कंडीशन ड्राई है, पानी की कमी है। द वाटर लेवल इन द ट्यूब डिक्रीजेस, पानी में जो ट्यूब में जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस वजह से रिजल्ट इन अ हायर रीडिंग होता है, ये रीडिंग ऑन द वैक्यूम गॉज। जो जो वैक्यूम गॉज है उसमें क्या होगी, रीडिंग हाई हो जाती है। एप्लीकेशन, इसका यूज कैसे करते हैं, टेंशियोमीटर आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल साइंस फॉर वेरियस एप्लीकेशन, जैसे कि इरिगेशन मैनेजमेंट में यूज होगा इसका, वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज होता है, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस और कंटेनर प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है। अब इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कैसे होता है, देखिए proper installation and maintenance are essential for accurate and reliable measurement with tensiometer। देखिए अगर आपको प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए, अगर आपको प्रॉपरली जानना है रीडिंग सॉइल की कि कितना पानी इसमें है कि नहीं है, तो आपको इसको प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व जैसे कि ब्यूरिंग द सिरेमिक कप इन द सॉइल एट द डिजायर्ड डेप्थ, मतलब जहां तक का आपको जानना है वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिजायर डेप्थ तक डालना पड़ेगा सिरेमिक कप को। एंड इंश्योरिंग गुड सॉइल कॉन्टैक्ट अराउंड द कप, जो कप के चारों तरफ क्या हो, गुड सॉइल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, याद रखिएगा। रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए इंक्लूडिंग रीफिलिंग द वाटर फिल्ड ट्यूब एंड चेकिंग फॉर एयर बबल्स, एयर नहीं होनी चाहिए, और क्लीन करते रहना चाहिए सिरेमिक कप को ताकि उसमें क्लॉगिंग ना हो, मिट्टी ना फंसे उसमें। तो अगर आप ये सब चीजें करते हो तो ये क्या रहता है, टेंशियोमीटर मेंटेन रहता है और जो रीडिंग देता है वो बिल्कुल एक्यूरेट देता है। तो चलिए मैंने आपको बताया टेंशियोमीटर के बारे में। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो या कोई भी आपको सवाल पूछना हो या आपको कुछ समझ ना आया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ विंड ब्रेक इन एग्रीकल्चर, कि कृषि में विंड ब्रेक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब देखिए इसका नाम देखिए, विंड ब्रेक, नाम क्या है, विंड ब्रेक। अब देखिए नाम से ही पता चलना चाहिए, विंड ब्रेक मतलब क्या, हवा में ब्रेक लगाना, हवा को रोकना। तो जो विंड ब्रेक फसलें जो होती है, क्रॉप्स होती है, उनका मेन रोल क्या होता है, तो इंक्रीज विंड स्पीड। ऑप्शन ए है हमारा,
इंक्रीज विंड स्पीड, टू डिक्रीज सॉइल इरोजन, टू एनहेंस वाटर इन्फिल्ट्रेशन या फिर टू रिड्यूस सनलाइट एक्सपोजर। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, बताइए। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा टू डिक्रीज सॉइल इरोजन, ताकि क्या हो सके, सॉइल इरोजन को कम करा जा सके। वैसे तो इसके बहुत सारे वो होते हैं, पर्पस होते हैं, लेकिन जो मेन इसमें देखिए ऑप्शन में ही देखिए, ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे तो आपको पता चलेगा इसमें से तो जो करेक्ट है वो यही है, बी है। टू इंक्रीज विंड स्पीड, देखिए विंड ब्रेक विंड स्पीड को कैसे बढ़ा सकता है, वो नहीं बढ़ा सकती क्रॉप। साथ ही साथ वाटर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता, रिड्यूस सनलाइट एक्सपोजर ये भी कहीं से कहीं तक इससे रिलेट नहीं करता है। तो बचा क्या, बी, टू डिक्रीज सॉइल इरोजन, क्योंकि सॉइल इरोजन एयर के थ्रू भी पॉसिबल हो पाता है। हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है ना, तो वही इरोजन होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं विंड ब्रेक के बारे में। देखिए जो विंड ब्रेक क्रॉप्स होती हैं आर प्लांटेड स्पेसिफिकली टू सर्व एज बैरियर और विंड ब्रेक टू प्रोटेक्ट अदर क्रॉप और एग्रीकल्चरल एरियाज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स। ताकि हम देखिए विंड ब्रेक क्रॉप्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम क्या कर सकें, एक तरीके से रुकावट की तरह यूज होता है हवा के लिए, जहां तेज हवा चलती हो तो क्या होता है फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तब इन विंड ब्रेक क्रॉप्स को लगाया जाता है उस क्रॉप के चारों तरफ, ताकि क्या हो, हवा जो हो वो हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो जो दीज क्रॉप्स आर टिपिकली टॉल, तो देखिए अगर विंड ब्रेक है तो सीधी सी बात है उसको लंबा होना पड़ेगा, और साथ ही साथ स्टर्डी, कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रिड्यूसिंग विंड वेलोसिटी। उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो लंबा होना चाहिए, साथ ही साथ वो तेज हवा के सामने भी खड़ा रहे और उस जो विंड की जो वेलोसिटी है उसको कम कर सके। तो ये क्वालिटी एक विंड ब्रेक की होती है। तो कुछ एग्जांपल हैं विंड ब्रेक के, जैसे कि मेज, मक्का जिसे कहते हैं मकई, सोरगम, सनफ्लावर और शुगर केन, ये क्या है, एग्जाम्पल हैं कुछ विंड ब्रेक्स के, विंड ब्रेक क्रॉप्स के, ठीक है। मेज इज ऑफन यूज्ड एज विंड ब्रेक क्रॉप ड्यू टू इट्स टॉल एंड डेंस ग्रोथ हैबिट। देखिए ना ये भी टॉल होता है साथ ही साथ डेंस होता है ये। इट कैन इफेक्टिवली रिड्यूस विंड वेलोसिटी, ये काफी अच्छी तरीके से विंड की वेलोसिटी को कम कर सकता है और प्रोवाइड करा सकता है प्रोटेक्शन टू मोर वनरेबल क्रॉप बिहाइंड इट। इसके पीछे जो क्रॉप लगी हुई है जो कि क्या कर सकती है, हवा को ज्यादा झेल नहीं सकती, उसमें बड़ी मददगार साबित होती है। साथ ही साथ सोरगम्स जो होती हैं इज अनदर क्रॉप, इसको भी यूज करा जाता है एज अ विंड ब्रेक। सनफ्लावर का भी सेम इसलिए यूज होता है, टॉल स्टेम होती है और लार्ज होते हैं, ब्रॉड, बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, तो इस वजह से क्या होता है विंड को ये क्या करती है, हवा की स्पीड को कम कर देती है, जिस वजह से जो दूसरी फसल है जो हवा की तेज झोंके को नहीं झेल सकती वो क्या कर पाता है, बच जाता है। शुगर केन भी इसका यही एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड टिपिकली हैज द हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई विधि सामान्यतः सबसे अधिक जल उपयोग की दक्षता रखता है। तो देखिए आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है हमारा सरफेस इरिगेशन, ऑप्शन बी है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन, ऑप्शन सी है हमारा ड्रिप इरिगेशन एंड ऑप्शन डी है हमारा सेंटर पाइवॉट इरिगेशन। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें कि हम पानी को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, बिना उसका बर्बाद करे, बिना उसे बर्बाद करे और साथ ही साथ उसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ड्रिप इरिगेशन। क्या होगा, ड्रिप इरिगेशन इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं इन सब के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या था, सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन क्या होता है, इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है सिंचाई का। इसमें क्या होता है, फ्लडिंग की जाती है, पानी को छोड़ा जाता है क्या फील्ड में,
और चैनलिंग वाटर ओवर द सॉइल सरफेस। जो पानी है वो क्या कहाँ से जाता है, सॉइल सरफेस के ऊपर से जाता है। वाइल सरफेस इरिगेशन इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव। ये जो सिंपल इसलिए है क्योंकि इसमें किसी तरीके का आपके मेथड को या किसी तरीके से आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, आपको सीधा क्या करना है, खेत में पानी छोड़ना होता है, उसके लिए आपको कुछ तैयार नहीं करना है। इट टिपिकली हैज लोअर वाटर यूज एफिशिएंसी, इसमें वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम होती है कंपेयर टू अदर मेथड। एफिशिएंसी कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन फैक्टर जैसे कि स्लोप। ये इसकी जो एफिशिएंसी है ये भी डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर पे, जैसे सॉइल में स्लोप तो नहीं है, ढलान तो नहीं है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसी है वहाँ की। ऑन एवरेज सर्विस इरिगेशन में हैव एफिशिएंसी रेंजेस फ्रॉम 40 to 70%। 40 से 70% इसकी एफिशिएंसी होती है विद सिग्निफिकेंट वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन वेरिएबिलिटी। इसमें क्या होता है, वाटर लॉस भी होता है किसके थ्रू, इवेपोरेशन के, या फिर पानी बह जाता है एक्स्ट्रा पानी, या फिर इनफिल्ट्रेट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन की। स्प्रिंकलर में क्या होता है, फव्वारे का यूज करते हैं फील्ड को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है इन्वॉल्व डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, पानी को बांटना थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप एंड स्प्रिंकलर, पाइप और स्प्रिंकलर के थ्रू पानी को बांटना, विच स्प्रे वाटर ओवर द क्रॉप एरिया। ये क्या करते हैं, क्रॉप एरिया के ऊपर पानी को स्प्रे किया जाता है एक तरीके से। दिस मेथड इज मोर एफिशिएंट देन सरफेस इरिगेशन। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है किसके कंपैरिजन में, सरफेस इरिगेशन के कंपैरिजन में, बिकॉज इट डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू द क्रॉप कैनोपी। इसकी क्या करता है, सीधा डायरेक्ट इसमें पानी किसके ऊपर जाता है, क्रॉप कैनोपी के ऊपर जाता है। अब जब हम फव्वारे से पानी छोड़ेंगे तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे आएगा तो सीधी सी बात है वो पत्तियों पे ही गिरेगा, जिस वजह से क्या होता है, रिड्यूसिंग लॉसेस फ्रॉम इवेपोरेशन एंड रन ऑफ। स्प्रिंकलर सिस्टम कैन हैव एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 70 से 85% होती है, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर। इसमें भी फैक्टर आ जाते हैं जैसे कि स्प्रिंकलर का डिजाइन कैसा है, स्पेसिंग कैसी है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसी है वहां की। हाउएवर विंड ड्रिफ्ट लेकिन विंड ड्रिफ्ट, हवा देखिए जब फव्वारे से छोड़ा जाएगा पानी, अगर हवा तेज चलती है तो क्या होगा, पानी को उड़ा ले जाएगी हवा। तो ये भी एक कारण बनता है कि पानी का लॉस हो जाता है। और इवेपोरेशन का भी एक इसका वो है, पानी के लॉस होने का कारण है, पर्टिकुलरली इन विंडी और हॉट कंडीशन। तो ये रहा इसका स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में, बूंद बूंद सिंचाई। देखिए जो ड्रिप इरिगेशन होता है, ड्रिप इरिगेशन इज द मोस्ट वाटर यूज्ड वाटर एफिशिएंट इरिगेशन मेथड है, सबसे ज्यादा वाटर एफिशिएंट इरिगेशन मेथड है, क्योंकि इसमें जो पानी को डायरेक्टली कहाँ अप्लाई किया जाता है, रूट जोन में अप्लाई किया जाता है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबिंग एंड एमीटर। एक ट्यूब और पाइप के थ्रू क्या कर जाता है, जगह जगह उसमें होल होते हैं और उसमें से पानी बूंद बूंद करके गिरता है। तो जिस वजह से क्या होता है, पानी क्या करता है, सीधा रूट जोन में जाता है और पानी के जो लॉस है वो बहुत ज्यादा काफी हद तक कम हो जाता है। दिस टारगेटेड अप्रोच मिनिमाइज वाटर लॉस बहुत कम हो जाता है और हायर अंडर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑप्टिमल कंडीशन, और क्या करता है, ऑप्टिमल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। एडिशनली ड्रिप इरिगेशन अलाउ फॉर मोर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर वाटर एप्लीकेशन। देखा जाए तो क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन में जो वाटर हम अप्लाई कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा हमारा कंट्रोल होता है, लीडिंग टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड वाटर सेविंग्स भी अच्छी होती है, जिस वजह से क्या होता है, क्रॉप की भी यील्ड जो होती है बहुत अच्छी होती है, क्रॉप में की जो यील्ड है वो, और साथ ही साथ पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है। इसका भी 90% इसका वो है वाटर एफिशिएंट, वाटर से वो क्या करते हैं, वाटर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ 90%। अब बात करते हैं हम सेंटर पाइवोट इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं, जो सेंटर पाइवोट इरिगेशन होता है इन्वॉल्व होता है रोटेटिंग स्प्रिंकलर लगे होते हैं, घूमने वाले, ऑन पाइवोट पॉइंट ऊपर की तरफ, टिपिकली इन अ सर्कुलर और ओवल पैटर्न टू इरिगेट लार्ज एग्रीकल्चरल फील्ड। वाइल सेंटर पाइवोट सिस्टम आर मोर एफिशिएंट देन सरफेस इरिगेशन, ये भी सरफेस इरिगेशन से ज्यादा एफिशिएंट है। दे आर जनरली लेस एफिशिएंट देन ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के कंपैरिजन में ये कम एफिशिएंट है, मतलब का इसमें जो वाटर लॉस है वो ज्यादा हो जाता है एज कंपैरेटिवली ड्रिप इरिगेशन। लेकिन सरफेस इरिगेशन के मुकाबले देखा जाए तो इसमें वाटर लॉस उतना नहीं हो पाता है, पानी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो पाता है। एफिशिएंसी कैन रेंजेस फ्रॉम 70 से 85%, इसका क्या है, एफिशिएंसी रेट है।
अब ये भी डिपेंड करता है कि वहां पे नोजल का डिजाइन क्या है, प्रेशर कितना है, मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैसी है वहां की, तो ये सब फैक्टर भी वहां पे वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं। पाइवट सिस्टम आर ऑफन फेवर्ड फॉर देयर एबिलिटी टू इरिगेट लार्ज एरिया एफिशिएंटली एंड यूनिफॉर्मली, स्पेशली इन फ्लैट टेरेन। देखिए फ्लड इरिगेशन ये रहा, ड्रिप इरिगेशन ये रहा, देखिए पाइप को कैसे यूज करा जा रहा है। ये रहा हमारा अपना स्प्रिंकलर इरिगेशन, कैसे पानी दे फव्वारों से जा रहा है। ये रहा हमारा फरो इरिगेशन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग सीडलिंग फ्रॉम अ सीड बेड टू द फाइनल ग्रोइंग लोकेशन इन द फील्ड। पौधे के को अंकुरण स्थल से किसान क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। कि पौधे के जो अंकुर होते हैं उसको किसान क्षेत्र से, मतलब नर्सरी से निकाल के फील्ड में लगाने को क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है हमारा ट्रांसप्लांटिंग, ऑप्शन बी है हमारा सोइंग, ऑप्शन सी है हमारा जर्मिनेशन, ऑप्शन डी है हमारा टिलिंग। तो बताइए इसमें से करेक्ट वन कौन सा ऑप्शन है। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ट्रांसप्लांटिंग इज द करेक्ट आंसर। देखिए ट्रांसप्लांटिंग क्या है, आप आगे पढ़ते हैं इन सबके बारे में। ट्रांसप्लांटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांसफर करते हैं सीडलिंग को फ्रॉम सीड बेड या फिर नर्सरी से टू देयर फाइनल ग्रोइंग लोकेशन इन द फील्ड, ताकि नर्सरी या फिर किसी भी सीड बेड से निकाल के उनको मेन फील्ड में लगाने को ही ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। दिस इज कॉमनली डन टू एंश्योर ऑप्टिमल स्पेसिंग बिटवीन प्लांट एंड टू प्रोवाइड देम विद बेटर ग्रोइंग कंडीशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्लांट जब को प्रॉपर स्पेसिंग मिल सके, जगह मिल सके, और साथ ही साथ वहां पे उनकी बेटर ग्रोइंग कंडीशन हो सके। ट्रांसप्लांटिंग अलाउ फॉर द केयरफुल सिलेक्शन, ट्रांसप्लांटिंग क्या करने के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल सिलेक्शन किया जाता है और प्लेस किए जाते हैं सिर्फ हेल्दी सीडलिंग एंड प्रमोटिंग यूनिफॉर्म ग्रोथ एंड मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड। मतलब ये कि जो ग्रोथ हो वो यूनिफॉर्म हो, एक साथ हो, ऐसा नहीं है आधी फसल कभी उग रही कभी मैच्योर हो रही है, आधी फसल बाद में मैच्योर हो रही है। तो ये सब नहीं, सब यूनिफॉर्मली ग्रोथ हो, साथ ही साथ क्रॉप यील्ड ज्यादा से ज्यादा हो, और साथ ही साथ क्या हो, जो हेल्दी सीडलिंग हो वही प्लेस किए जाते हैं इसी वजह से मेन फील्ड में। अब सोइंग क्या है, सोइंग का मतलब होता है बोना। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल फॉर जर्मिनेशन एंड सब्सिक्वेंट ग्रोथ इनटू मैच्योर प्लांट। किसी भी बीज को बोने को सोइंग बोलते हैं। सीड्स आर टिपिकली सोन डायरेक्टली। अब देखिए सीड को या तो आप डायरेक्टली सोन कर सकते हो, क्योंकि सोइंग के भी अलग अलग मेथड होते हैं। डायरेक्टली इनटू द फील्ड यूजिंग वेरियस मेथड जैसे ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, डिबलिंग, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप एंड द फार्मिंग सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी क्रॉप है और फार्मिंग सिस्टम आप कौन सा यूज कर रहे हो। सोइंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन साइकिल एंड इज क्रिटिकल स्टेप इन एस्टेब्लिशिंग अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव क्रॉप स्टैंड। जर्मिनेशन का मतलब होता है, जर्मिनेशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसमें कि सीड क्या होती है, स्प्राउट होती है, सीड किल्ला फूटना जिसे कहते हैं, जिसमें कि सीडलिंग की ग्रोथ क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। इट इन्वॉल्व द एक्टिवेशन ऑफ सीड मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें जो सीड का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, रूट्स निकलती हैं, शूट निकलती हैं, और साथ ही साथ सीड कोट भी हट जाता है। सीड कोट में से निकलता है ये सब, जो रूट और शूट पोर्शन है, इमरजेंस ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम द सीड कोट। जर्मिनेशन क्या करता है, ट्रिगर्ड बाय फैक्टर, जैसे कि जर्मिनेशन भी क्या है, अलग अलग फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जैसे मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, एंड इट कल्मिनेट्स इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट। अब हम बात करते हैं टिलिंग की। टिलिंग इज ऑल्सो नोन एज, टिलिंग का सीधा सा मतलब होता है जुताई करना। Also known as cultivation or plowing is a mechanical manipulation of soil to prepare it for planting और control breeds। इसलिए किए जाती है ताकि हम क्या कर सके, फील्ड को, जो हमारे पास खेत है उसको हम तैयार कर सकें कि हम वहां पे फसल उगा सके, और साथ ही साथ जो वहां पे खरपतवार है उसको कंट्रोल कर सकें। इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग अप द सॉइल सरफेस। इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग अप द सॉइल सरफेस, लूजनिंग कॉम्पैक्टेड सॉइल लेयर, जो सॉइल लेयर ठोस है उसको ढीला करना मिट्टी को, साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट करना, उसमें क्या मिलाना ऑर्गेनिक मैटर्स को और अमेंडमेंट्स को,
to improve soil structure and fertility. Tilling also help to control weeds by burying weed seed and disrupting their growth. अब क्या होगा, जब आप जुताई करोगे तो जो नीचे की मिट्टी है ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी, तो जिस वजह से क्या होता है, जो खरपतवार के जो बीज होते हैं वो भी नीचे क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, अंदर दफन हो जाते हैं, जिस वजह से वो मर जाते हैं और वीड्स की जो खरपतवार की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछता है, वो हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एक्सेस ब्रांचेस और स्टेम्स फ्रॉम अ प्लांट टू इम्प्रूव इट्स शेप एंड प्रमोट हेल्दी ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक पौधे से अतिरिक्त शाखाओं या डालों को हटाने के प्रयास को संदर्भित करता है ताकि इसकी आकार में सुधार हो और स्वास्थ्य विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। आपके आगे ऑप्शन 4 हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन जिसमें कि हमारा ऑप्शन ए है हमारा मल्चिंग, ऑप्शन बी है हमारा प्रूनिंग, ऑप्शन सी है हमारा थिनिंग, ऑप्शन डी है हमारा ट्रेलिजिंग। बताइए। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा हमारा बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, प्रूनिंग। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे और जानते हैं इन सब सारी टर्म्स के बारे में। देखिए मल्चिंग, मैंने आपको मल्चिंग के लिए अलग से वीडियो भी बना रखी है। मल्चिंग की एक प्रैक्टिस है जिसमें कि हम सॉइल को कवर करते हैं विद अ लेयर ऑफ या तो ऑर्गेनिक या सिंथेटिक मटेरियल से, जैसे कि स्ट्रॉ हुआ, वुड चिप्स हुई, प्लास्टिक हुआ, टू कंजर्व सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व किया जा सके और साथ ही साथ वीड की जो खरपतवार की ग्रोथ है उसको दबाया जा सके और टेम्परेचर जो है मिट्टी का जो टेम्परेचर उसको रेगुलेट किया जा सके। While mulching provide various benefit to plant and soil health, it does not involve the removal of excess branches or stem from a plant. अब सीधी सी बात है, जो मल्चिंग है वो किससे रिलेट कर रही है, वो रिलेट कर रही है किससे, प्लांट की है, प्लांट बेनिफिट्स टू प्लांट और सॉइल हेल्थ से। तो इसका कहीं से कहीं तक कोई भी लेना देना नहीं है एक्सेस ब्रांच और स्टेम से। तो जो प्रूनिंग है, अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। प्रूनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग सिलेक्टिवली रिमूविंग ब्रांचेस। देखिए, selectively removing branches, stems or shoot from a plant to improve its shape, promote healthy growth and encourage flowering or fruiting. Pruning helps maintain the vigor and productivity of plant by removing dead, damaged or diseased tissue, enhancing airflow and light penetration and stimulating new growth. अब देखिए प्रूनिंग में क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं ब्रांचेस को, सिलेक्टिव ब्रांचेस को जिनका यूज नहीं है, स्टेम्स को, शूट्स को, ठीक है, जो पार्ट्स का यूज नहीं है, मतलब जो एक्स्ट्रा में है उनको क्या किया जाएगा, सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया जाएगा। और ताकि इससे क्या होती है, प्रमोट होती है और हेल्दी ग्रोथ होती है प्लांट की, फ्लावरिंग में बहुत मदद होता है और साथ ही साथ फ्रूटिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या करती है, हेल्प करती है मेंटेन करने में विगर, उसके जो विगर है उसको, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी प्लांट की, बाय रिमूविंग डेड। अब क्या करोगे आप, डेड और डैमेज पार्ट ही तो निकालोगे, कौन से अच्छे अच्छे पोर्शन निकाल दोगे आप प्लांट में से। तो डेड डैमेज टिश्यू जो है उसके वो प्लांट, सॉरी डैमेज पार्ट जो है प्लांट का वो, साथ ही साथ डिजीज टिश्यू, जिस वजह से क्या होगा, एनहेंस हो पाएगी एयर फ्लो और लाइट पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा, जिस वजह से उसमें नई ग्रोथ भी बहुत अच्छी आएगी। अब बात करते हैं हम थिनिंग की। थिनिंग में भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक्सेस ब्रांचेस को, पर इसमें फ्रूट्स को भी करते हैं और क्या क्या करते हैं, देखिए, रिमूवल ऑफ एक्सेस ब्रांचेस, फ्रूट और सीड्स फ्रॉम अ प्लांट टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। इससे हम क्या करते हैं, ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए हम एक्स्ट्रा में जो ब्रांचेस हैं, एक्स्ट्रा के जो फ्रूट्स हैं या फिर एक्स्ट्रा में जो सीड्स प्लांट लगे हुए हैं, तो उसको क्या, सीड्स लगे होते हैं किसी प्लांट के, उसको हटा देते हैं ताकि इंप्रूव हो कर सके, ओवर क्राउडिंग से बच सकें, साथ ही साथ एयर सर्कुलेशन भी अच्छा हो सके, लाइट एक्सपोजर हो और फ्रूट क्वालिटी भी अच्छी आ सके। थिनिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस इन फ्रूट ट्रीज। थिनिंग किस लिए, कहाँ पे ज्यादातर काम आता है, फ्रूट ट्री में काम आता है, जैसे कि एप्पल है, पीचेस हैं, टू प्रिवेंट ब्रेकेज
ब्रांच ब्रेकेज, इस वजह से क्या होता है, ब्रांच की टूटने की वो संभावना कम होती है। प्रमोट यूनिफॉर्म फ्रूट डेवलपमेंट, जितने भी फ्रूट हैं जो पक रहे हैं वो यूनिफॉर्मली पकें, और साथ ही साथ यील्ड जो है वो अच्छी हो। अब ट्रेलिजिंग क्या है, ट्रेलिजिंग जो है इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर। जैसे कि आप मान लीजिए कोई बेल का पौधा है, मान लीजिए आपने एक मनी प्लांट लगाया, उसको लगाया, अब आप उसको नॉर्मली लगाओगे तो वो क्या करेगा, नीचे ही लटकता रहेगा। एक समय आएगा जब वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा तो वो हिस्सा उसका क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा या उसे बीमारी लग जाएगी और वो प्लांट मर जाएगा। लेकिन जो बेल वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मनी प्लांट का एग्जांपल दिया, और अंगूर है, अंगूर की बेल होती है, तो जो ये बेलों का जो बेल वाले जो पौधे होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट की जरूरत चाहिए होती है, ताकि वो सपोर्ट पे चढ़ सकें और उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं मिला तो वो क्या होगा, जमीन पे ग्रो करेंगे, जब जमीन पे ग्रो करेंगे तो क्या होगा, या तो उन्हें इंसेक्ट खा जाएंगे, या एक तो वो, क्योंकि अब देखिए ना, जो बेल के पौधे होते हैं जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत पतली होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, तो इस वजह से उनपे अटैक होने का, उनका खराब होने का खतरा ज्यादा होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी स्टेक का, किसी पोल का या वायर का यूज करते हैं, ताकि वो उस क्या कर सके, वो जो बेल है उस पर चढ़ सके, और ये वाइनिंग प्लांट्स टू ग्रो वर्टिकली, प्लांट की ग्रोथ कैसी हो सके, वर्टिकली हो सके, ऊपर की तरफ हो सके। वो क्या होगा, नहीं तो नीचे नीचे की तरफ होगी। ट्रेलिजिंग हेल्प मैक्सिमाइज स्पेस यूटिलाइजेशन, इससे क्या होता है, स्पेस यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, एयर सर्कुलेशन बढ़ता है प्लांट के आसपास, क्योंकि ऊपर लगाओगे तो एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा प्लांट के आसपास, और साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है हार्वेस्टिंग एंड पेस्ट मैनेजमेंट को। वाइल ट्रेलिजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ एक्सेस ब्रांचेस और स्टेम। अब क्योंकि इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल का, एक्सेस का यूज नहीं कर पा रहे हैं, रिमूव, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ब्रांच को रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रेलिजिंग क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप सॉइल क्लम्स टू क्रिएट लूज फ्राइबल सीड बेड फॉर प्लांटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का संदर्भ करता है जिसने मिट्टी के गोले तोड़कर एक हल्की भिगोने योग्य बीज बेड बनाने के लिए कौन सी टर्म का यूज करते हैं, बताइए। या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जिसमें कि हम मिट्टी के क्या करते हैं, जो सॉइल क्लम्स होते हैं, जो मिट्टी को जो ठोस पार्ट होता है वो, उसको तोड़ के उसे ढीला करते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा सीड बेड तैयार करते हैं, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं। आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, हमारा इरिगेशन, ऑप्शन बी है हमारा मल्चिंग, ऑप्शन सी है हमारा थ्रेशिंग, ऑप्शन डी है हमारा टिलिंग। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बताइए। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा होगा टिलिंग, टिलिंग इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सीड दैट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द एम्ब्रायोनिक प्लांट एंड स्टोर्ड फूड रिजर्व्स। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बीज के एक संरक्षण आवरण को संदर्भित करता है जो गर्भीण वनस्पति और भंडारित खाद्य रिजर्व को घेरता है और संरक्षित करता है, बताइए। क्या बोलते हैं उसे, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ऑप्शन ए हमारा एंडोस्पर्म, कॉटिलेडॉन, सी टेस्टा, या डी ब्लूमूल। बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। कि सीड का कौन सा पोर्शन है, कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, प्रोटेक्टिंग का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है, साथ ही साथ उसके अंदर सारे एम्ब्रायोनिक प्लांट, जो एम्ब्रायोनिक पार्ट होता है वो, और जो खाला स्टोर होता है उसके अंदर होता है। अंदर बोले तो उसके अंदर सब चीजें होती हैं सीड्स की, जो 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 जरूरी होता है बीज के लिए, और वो बाहर से उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। ऑप्शन ए हमारा एंडोस्पर्म, ऑप्शन बी हमारा कॉटिलेडॉन, ऑप्शन सी हमारा टेस्टा, ऑप्शन डी हमारा प्लूमूल, बताइए।
तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो है टेस्टा। टेस्टा को बोलते हैं सीड कोट। क्या बोलते हैं? सीड सीड कोट को क्या बोलते हैं हम? टेस्टा भी बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द फिजिकल और केमिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज वेदरिंग एंड इरोजन। ये तो ऑप्शन ही वो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्थरों को भौतिक या रासायनिक टूटने के संदर्भित करता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे वातावरणिक और अपघात के द्वारा छोटे कणों में? ऑप्शन ए है हमारा कि इसमें ये पूछा गया है कि हम फिजिकल या केमिकल ब्रेकडाउन होना किसी रॉक का, किसी चट्टान का, इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय नेचुरल प्रोसेस, जैसे कि वेदरिंग और इरोजन वो है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है हमारा इरोजन, ऑप्शन बी है हमारा लीचिंग, ऑप्शन सी है हमारा सॉइल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है हमारा वेदरिंग। बताइए क्या बोलते हैं? किसी भी क्या करना है, किसी भी रॉक का टूटना किसकी वजह से? केमिकल ब्रेकडाउन की वजह से, नहीं तो किसी फिजिकल मेथड से, फिजिकल वे में उसका टूटना इनटू स्मॉलर पार्टिकल, तो उसको क्या बोलते हैं? वैसे तो मैंने आंसर इसी उसमें दे दिया है, क्वेश्चन में ही आंसर लगा हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो डी है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। देखिए इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस बाय नेचुरल फोर्सेस जैसे कि वाटर, विंड और आइस। इट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल, रॉक और सेडिमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। इसमें क्या होता है? मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। किसकी वजह से? या तो विंड की वजह से या वाटर की वजह से। ठीक है, ऑफन रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ, इस वजह से क्या होता है? फर्टाइल जो टॉप सॉइल है उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है और लैंड डिग्रेड हो जाती है। लीचिंग का मतलब होता है, लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच सॉल्युबल सब्सटेंस सच एज मिनरल और न्यूट्रिएंट आर वॉश्ड आउट और डिजोल्व फ्रॉम द सॉइल और रॉक बाय द एक्शन ऑफ वाटर। पानी की वजह से क्या होते हैं? या तो जो भी मिनरल या न्यूट्रिएंट है वो धुल जाएं या क्या हो, डिजोल्व हो जाएं फ्रॉम द सॉइल और बाय द एक्शन ऑफ वाटर। दिस कैन लीड टू लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिस वजह से क्या होता है? एसेंशियल न्यूट्रिएंट का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है मिट्टी में, जो क्या करती है? इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ को और सॉइल फर्टिलिटी को। तो ये तो हो गया लीचिंग। सॉइल फॉर्मेशन बता दिया मैंने आपको। सॉइल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज पेडोजिनेसिस। सॉइल फॉर्मेशन को याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है पेडोजिनेसिस। इज द प्रोसेस बाय विच, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? सॉइल क्रिएट होती है फ्रॉम द वेदर्ड रॉक। किसी भी चट्टान का टूटना या पत्थर के टूट, जब कोई पत्थर टूटेगा तभी तो वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित होगा। एंड मिनरल ओवर टाइम, समय के साथ साथ। इट इन्वॉल्व, इसमें क्या, अब वो किस किन किन कारणों से वो क्या होगी? चट्टान जो है मिट्टी में बदलेगी, या तो फिजिकल मेथड होगा या केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू होगा, जैसे कि वेदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन है, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट सॉइल होरिजन एंड प्रॉपर्टीज। इस वजह से क्या होता है? सॉइल होरिजन में अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं। अब बात आती है वेदरिंग की। वेदरिंग मतलब मौसम नहीं होता है, वेदर वो होता है वेदर। वेदरिंग में क्या होता है? ये प्रोसेस होती है जिसमें कि हम रॉक्स टूटती हैं और मिनरल्स टूटते हैं, और क्या कितने किस में टूटते हैं? स्मॉलर पार्टिकल में टूटते हैं, थ्रू फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल वे में, प्रोसेस में। मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है? फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, जैसे कि क्या होना? फ्रीज थॉ साइकिल ऑफ, या फिर किसी चीज से टकराना पत्थर का, तो क्या होगा? पत्थर टूटेगा, मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। वाइल केमिकल वेदरिंग में क्या होता है? केमिकल जो रॉक में, जो पत्थर में जो केमिकल प्रेजेंट है, मिनरल प्रेजेंट है, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ होना, जिस वजह से क्या होता है? मिट्टी वो पत्थर टूटता है, जैसे कि हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, डिसोल्यूशन। तो इस वजह से भी क्या होता है? वेदरिंग होती है। तो वेदरिंग का मतलब कुछ भी नहीं है, रॉक का टूट के स्मॉलर पार्टिकल्स में बनना क्या होता है? वेदरिंग कहलाता है। अब ये तीन तरीकों से हो सकता है, तो फिजिकल प्रोसेस भी हो सकती है इसकी, मैकेनिकल भी हो सकती है, और केमिकल, सॉरी, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी हो सकती है वेदरिंग प्रोसेस। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स refer to the process of exposing seed to low temperature for a specific period to stimulate germination। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बीजों को निश्चित अवधि के लिए कम तापमान में विस्तार से रखने की प्रक्रिया को
संदर्भित करता है ताकि अंकुरण को उत्तेजित किया जा सके। देखिए इनमें से कौन सी टर्म है जो क्या एक्सपोज करती है सीड को लो टेम्परेचर पे ताकि उसमें जर्मिनेशन हो सके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है हमारा स्कैरिफिकेशन, बी है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन, सी है हमारा प्राइमिंग, डी है हमारा वर्नलाइजेशन। तो बताइए इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी, वर्नलाइजेशन। आप देखिए इसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में कितने अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं। तो जब हम जानते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में कि आखिर ये है क्या। देखिए स्कैरिफिकेशन क्या है, एक सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस है। स्कैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सीड को ट्रीट करते हैं, प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मेकिंग स्मॉल कट्स और अब्रेशन ऑन द सीड कोट टू प्रमोट जर्मिनेशन। इसमें क्या करते हैं, ये सीड ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या इसमें प्रमोट करते हैं हम जर्मिनेशन को। दिस प्रोसेस हेल्प टू ब्रेक द सीड कोट डोरमेंसी। इसमें क्या करते हैं, सीड को की जो डोरमेंसी है, और डोरमेंसी क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज जो होती है वो टूटती है, जिस वजह से क्या होता है जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाता है एंड अलाउ मॉइस्चर, और मॉइस्चर और ऑक्सीजन क्या होता है पेनिट्रेट कर पाता है सीड के अंदर इजीली फैसिलिटेटिंग, जिस वजह से क्या होता है जर्मिनेशन हो पाता है। स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग सीड टू कोल्ड एंड मॉइस्ट कंडीशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू स्टिमुलेट द नेचुरल विंटर कंडीशन रिक्वायर फॉर जर्मिनेशन। अब क्या करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन में जो सीड्स जो होती हैं उनको क्या करा जाता है, ठंडे या मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाता है ताकि वहां पे क्या हो सके, एक नेचुरल विंटर कंडीशन सीड्स के लिए क्या प्रोवाइड की जा सके ताकि उसमें क्या हो सके, जर्मिनेशन हो सके। दिस ट्रीटमेंट हेल्प टू ब्रेक सीड डोरमेंसी, ये भी क्या करता है, हेल्प करता है सीड डोरमेंसी को तोड़ने में, एंड स्टिमुलेट जर्मिनेशन सर्टेन स्पीसीज दैट रिक्वायर अ पीरियड ऑफ कोल्ड स्ट्रेटिफिकेशन टू इनिशिएट ग्रोथ। प्राइमिंग क्या होता है, प्राइमिंग इज अ सीड एनहेंसमेंट टेक्निक। ये क्या करते हैं, सीड एनहेंसमेंट टेक्निक है जिसमें कि क्या करते हैं, बीज को भिगोया जाता है पानी में या किसी सोल्यूशन में जिसमें क्या हो, न्यूट्रिएंट हो या फिर ग्रोथ रेगुलेटर हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड बिफोर प्लांटिंग। प्लांटिंग में मतलब उस बीज को बोने से पहले उसको क्या करा जाएगा, या तो भिगोया जाएगा या फिर ऐसे सोल्यूशन में रखा जाएगा जिसमें न्यूट्रिएंट हो। दिस प्रोसेस हेल्प टू हाइड्रेट सीड, जिस वजह से क्या होता है सीड हाइड्रेट हो जाता है और उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या हो पाता है, जर्मिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, लीडिंग टू फास्टर एंड मोर यूनिफॉर्म सीडलिंग एमरजेंस। वर्नलाइजेशन क्या होता है, वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग सीड और प्लांट टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर टू इंड्यूस फ्लावरिंग और प्रमोट रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। वर्नलाइजेशन में क्या होता है, जो सीड को एक्सपोज किया जाता है या प्लांट को रखा जाता है काफी समय के लिए ठंडे टेम्परेचर में, मतलब कम टेम्परेचर में, ताकि उसमें क्या हो सके, फ्लावरिंग हो सके और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट हो सके। तो दिस ट्रीटमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर बाइनियल। ये ट्रीटमेंट कहाँ यूज किया जाता है, बाइनियल या फिर विंटर एनुअल प्लांट्स के लिए, टू एंश्योर दैट दे फ्लावर ड्यूरिंग अप्रोप्रिएट सीजन, ताकि वो क्या कर सके, अप्रोप्रिएट सीजन में फ्लावरिंग हो सके उसमें। तो ये था हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो गाइज अगर आपको हमारा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब